नमस्कार, रामा मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले तो हमारी ये चिंता दूर हो गई है कि आखिर जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो परीक्षा हो रही है उसकी जो आधिकारिक रूप से डेट है वो भी घोषित हो गई है। लगभग वो 25 से 28 फरवरी के बीच में आयोजित होगी। तो हमें एक प्रॉपर्ली ये मालूम पड़ गया है कि हमारे पास कितना समय है इस परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए। तो आप समय पर आवेदन भी कर दें ताकि उससे भी आप कहीं वंचित नहीं रहे। और जो साथी इस चैनल के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो उनको तो पता है कि अभी हम जो बेसिक रूप से जो सारे हम चैप्टर को कर रहे हैं उन चैप्टर को बहुत ही जल्दी समाप्त करने के बाद फिर हम अभ्यास प्रश्नों को भी बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, कहीं भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी कि कहीं आपके कोई चैप्टर या कोई कोर्स का कोई भी बिंदु आपके अधूरा रह जाएगा। तो बिल्कुल मैं व्यवस्थित रूप से चल रहा हूँ, जैसा क्योंकि काफ़ी साथी ऐसे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर आप कोर्स बहुत जल्दी करवा दीजिए, हमारे पास बहुत समय कम बचा है। लेकिन आपसे ज़्यादा मुझे चिंता है कि आपको जो सिलेबस है वो किस तरह से पूरा करवाना है, कितना आपको समय देना है। वो भी मैं बराबर आपको समय भी दे रहा हूँ अभ्यास करने के लिए, ताकि क्यों यही जरूरी नहीं है कि क्यों मैं फटाफट वीडियो बना दूँ और आपका बस चैप्टर पूरे करवा दूँ लेकिन आपको कुछ भी समझ में भी नहीं आए, क्योंकि समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है। हम जो अभ्यास कर रहे हैं तो वो अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि हमको दोबारा उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए और चैनल के साथ बने रहिए। जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी रीट से संबंधी या अध्यापक जो भर्ती परीक्षा हो रही है उससे संबंधित जो वीडियो आपके बन रहे हैं तो उससे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिलेगा और आप समय पर उस वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। तो हम तैयारी के क्रम में है। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा साधारण ब्याज। बहुत ही देखने में भी वैसे सिंपल लग रहा है कि इसका शब्दार्थ ऐसा है कि साधारण ब्याज बिल्कुल सिंपल है, तो वैसे चैप्टर भी बिल्कुल सिंपल ही है, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी जो शब्दावली जो है उस शब्दावली को अगर हम अच्छे से समझ जाए एक बार तो जो प्रश्न जो होंगे उनकी भाषा समझने में हमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वही निवेदन मैं हमेशा जो करता हूँ, आप कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको फॉर्मूला है आपको लगे कि नहीं ये मुझे याद करना चाहिए तो उसे आप साथ ही साथ नोट भी करते जाइए। ठीक, तो आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि साधारण ब्याज में हमें कौन कौन से जो शब्दावली है उनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो मूल रूप से जो हमें एक तो जो जरूरत पड़ती है, जो शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा वो मिलेगा मूलधन। ठीक है, दूसरा जो शब्द मिलेगा वो आपको मिलेगी दर, और तीसरा जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा हमें समय। ठीक है, और चौथा जो शब्द है वो है साधारण ब्याज, जो चैप्टर का है नाम है, तो वहां से स्पष्ट है। और एक शब्द हमें और बार बार देखने को मिलेगा वो है मिश्र धन। ठीक है, ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली वैसे बहुत सिंपल है, हम कक्षा 6 से इनको करते आए हैं तो हमें ये सारे हम इनको पहचान आसानी से कर सकते हैं प्रश्न में। लेकिन फिर भी मेरा बताने का फर्ज है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको बिल्कुल जो भी मैं आपको सिखाता हूँ बिल्कुल यही मैं समझता हूँ कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है ना वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है। तो मैं हर चीज़ को छोटे से छोटी जो बारीकी है उसको भी अपन लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि कुछ भी हमारी कमी रहे ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मूलधन और मिश्र धन, ये दो जो शब्द हैं ये हमें बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। वैसे शब्द से तो स्पष्ट है कि दोनों में ही धन शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल सीधा साधा इसका किससे तात्पर्य है, जो मुद्रा है या रुपए जो है या धनराशि जो है उससे इसका सीधा साधा मतलब है। ठीक है, तो मूलधन और मिश्र धन तो दोनों क्या है, राशि है। अब समस्या ये आती है कि दोनों है कौन सा, मूलधन क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। तो वैसे राशि तो जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लिखूँ, जैसे मेरे पास शुरुआत में मेरे पास जैसे 1000 रुपये है। ठीक है, और उसके बाद मुझे किसी ने 100 रुपये और दे दिए, तो अब मेरे पास कुल मिला के कितने रुपए हो गए, 1100 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें से मूलधन कौन सा होगा और मिश्र धन कौन सा होगा। तो बहुत ही स्पष्ट है, आप सीधा ही जवाब दे सकते हैं कि पहले जो मेरे पास जो मूल राशि थी वो कौन सी थी, 1000 रुपये, तो ये तो है मूलधन, और उसके बाद में ये जो राशि जो बढ़ रही है वो है मिश्र धन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैंने प्रश्न पूछा है, तो आपका जवाब शायद यही होगा कि 1000 रुपये तो है मूलधन और मिश्र धन कितना हो गया, जितनी भी राशि बढ़ती है वो राशि जो बड़ी है वो होगा मिश्र धन। ठीक है, तो ये एक सामान्य सा लॉजिक सबके दिमाग में फिट होता है, लेकिन आप ध्यान रखें कहीं पर भी ये जो मैंने पूछा है ये आपका प्रश्न बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि न तो ये मूलधन है और न ये मिश्र धन है।
अब बात आती है तो मूलधन है क्या और मिश्र धन कौन सा है। यानी जो राशि आपके पास पहले से है या उसमें कुछ राशि हम जोड़ रहे हैं या कुछ राशि उसमें से घटा रहे हैं, तो वो जो राशि वो मिश्र धन या मूलधन नहीं होती है। वास्तव में मूलधन और मिश्र धन यानी धन से संबंधित केवल ये नहीं है कि आपको कहीं भी रुपए दिख गए आपको सीधा साधा उसको एक को मूलधन मान लो, जो अधिक राशि है उसको हम मिश्र धन मान ले, ऐसा कहीं भी नहीं है। ध्यान रखें ये जो शब्द ये तो केवल हम राशि की तुलना कर रहे हैं कि हमारे पास कम थी या ज्यादा थी तो वो मिश्र धन या मूलधन। अब मूलधन वास्तव में है क्या। मूलधन से तात्पर्य यह है कि हम जब किसी व्यक्ति या किसी शाखा या बैंक से जो हम राशि उधार लेते हैं, अब यहाँ पे ये शब्द ध्यान रखना, उधार शब्द, ठीक है, यानी किसी से आप उधार लेते हैं या उधार देते हैं तो वो जो राशि कहलाती है वो कहलाती है मूलधन। यानी राशि वो है जिस पर हमें कहीं से भी ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। अगर कहीं हमें 100 रुपये जैसा एक्स्ट्रा दे रहा है तो वो हमारा ब्याज नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर केवल 100 रुपये लिखे हैं। उधार जो दिया है तो हमें उसका ब्याज जरूर मिलेगा, या हम कहीं से उधार ले रहे हैं तो हमें उसकी ब्याज चुकाना भी पड़ेगा। तो वो जो राशि हम लेंगे जिसका हमें ब्याज देना पड़े वो राशि कहलाती है मूलधन, ठीक है। पहला तो ये दिमाग में रखें। उसके बाद में बात आती है मिश्र धन। तो मिश्र धन कौन सा होगा। मिश्र धन कौन सी राशि होगी, यानी जो मूलधन है जो हमने उधार लिया है और उसके साथ में हम उसको जो ब्याज की राशि उसके साथ में हम जो लौटाएंगे तो वो जो राशि कहलाएगी वो कहलाती है मिश्र धन, ठीक है। ये दो चीज सबसे पहले हमारे स्पष्ट होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज स्पष्ट नहीं होगी हम प्रश्नों को सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी तो मूलधन तो कौन सा होगा, जो राशि आपने उधार ली है या उधार दी वो तो है आपका मूलधन, और उसके साथ में वो जो जितने भी समय है उस समय अवधि के लिए जिस दर से वो ब्याज लेगा वो ब्याज की राशि जब हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा मिश्र धन, ठीक है। तो हम राशि अगर देंगे तो भी वो मिश्र धन हो सकता है, या आप कहीं से उधार जो दिया हुआ से हम प्राप्त करेंगे तो भी वो मिश्र धन ही कहलाएगा। तो ये तो दो सबसे पहले स्पष्ट हो गए। अब बात आती है दर और समय की, ठीक है। दर का मतलब है उस राशि को उसने किस रेट से वो आपके ब्याज ले रहा है। तो दर हमेशा किसमें दी हुई होगी, सैकड़े में, या दूसरी भाषा में कहे तो इसको प्रतिशत में, ठीक है। यानी लगभग ये दर प्रतिशत में ही दी हुई होती है। हो सकता है कई बार सैकड़े में नहीं दी हुई हो, तो हमें उसको पहले सैकड़े में यानी प्रतिशत में उसको पहले बदल के फिर उस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। और तीसरी जो चीज है वो दी हुई होती है समय, यानी आपने वो धन कितने समय के लिए उधार लिया है या उधार दिया हुआ है। अब समय जो है वो किस तरह से हो सकता है, दिन के रूप में भी दिया हुआ हो सकता है, महीने के रूप में भी हो सकता है और वर्ष के रूप में भी हो सकता है। तीनों ही रूप में समय दिया हुआ हो सकता है। तो अधिकांश जो प्रश्न होंगे क्योंकि उसमें दर जो है हम दर की देखेंगे कि वो दर अगर वार्षिक लिखी हुई है, ठीक है। दर कैसी होनी चाहिए, लगभग हमको क्यों सारे जो ब्याज की गणना वो वार्षिक ही की जाती है। तो वार्षिक अगर गणना की हुई हो तो हमें समय को भी, चाहे वो दिन दिया हुआ हो चाहे महीने दिए हुए हो, उसे हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो काम हम जो व्यवस्थित रूप से करना सीख जाएंगे तो उसके बाद में ये जो प्रश्न बिल्कुल आपको सिंपल लगेंगे, कहीं भी प्रश्नों को करने में दिक्कत नहीं आएगी। और अब बात आती है कि ब्याज की हम गणना करेंगे कैसे। तो बहुत ही सिंपल सा है, एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। हिंदी में इसको लिखे तो क्या होगा, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, P का अर्थ होता है प्रिंसिपल, जिसे हम क्या कहते हैं मूलधन। तो मूलधन इंटू रेट का मतलब होता है दर, मूलधन इंटू दर इंटू समय का टाइम, तो ये हो गया समय। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय और बट्टा में 100। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है साधारण ब्याज ज्ञात करने का। यानी हमें मूलधन, दर और समय तीनों का गुणा करना है और हम जब 100 का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज की जो राशि है वो मिल जाएगी हमें ब्याज की राशि, और फिर जो उसको हम मूलधन में वापस जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन भी मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी जो आता है इसमें प्रश्न जो आता है, एक तो सिंपल, इस तरह इतने सिंपल तो प्रश्न शायद हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी नहीं आएंगे कि जहाँ पर आपको मूलधन भी दिया हुआ हो, दर भी दी हुई हो, समय भी दिया हुआ हो और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से दिए हुए। हाँ, हो सकता है अगर उसको सिंपल प्रश्न देना भी है तो वो क्या करेगा, जैसे दर सैकड़े की वार्षिक की जगह अर्धवार्षिक दे सकता है, या समय जो है वो वर्ष की जगह दिन या महीने में देगा, ताकि थोड़ा सा चेंज करके आपको वो करना पड़े, ठीक है। तो पहले तो हम बिल्कुल सिंपल प्रश्नों को इसको समझेंगे कि इनको कैसे हम हल कर सकते हैं, जब मूलधन, दर और समय
दिए हुए हो। और उसके बाद में हम थोड़े अच्छे प्रश्न भी लेंगे जहां पर हमें मूलधन ज्ञात करना होगा या दर ज्ञात करनी होगी या हमें समय ज्ञात करना होगा। लेकिन इसके लिए ध्यान रखें कहीं भी हमें अलग से फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जहां काफ़ी सारे गाइड है या चैनल है उसके ऊपर आपको मूलधन के भी फॉर्मूला अलग से लिखवाएंगे, दर के लिए भी लिखवाएंगे, समय के लिए भी लिखवाएंगे। तो हम अधिकतम फॉर्मूलों की भीड़ इकट्ठे नहीं करेंगे ताकि कहीं भी हमें कन्फ्यूजन पड़े। हम कम से कम फॉर्मूलों का उपयोग करते हुए अच्छे से अच्छे अधिक से अधिक प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो एक बहुत ही सिंपल प्रश्न से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक प्रश्न मैंने लिखा है, जैसे मूलधन है 800 रुपये, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और दर दी हुई है 20%। ठीक है, 20% वार्षिक। तो हमें साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों हमें ज्ञात करने हैं। ठीक, तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करें, सिंपल सा फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मूलधन कितना है 800 रुपये, तो मूलधन की जगह हम 800 लिख देंगे, इंटू गुणा दर कितनी है 20% वार्षिक है, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और बट्टा हो गए 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, कितने हो गए 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 480 रुपये। ये आगे ब्याज की राशि बहुत ही सिंपल है। और हमें जब मिश्र धन ज्ञात करना है तो क्या करना है, हमें मूलधन जो है जितना हमने उधार ली है राशि उसमें हमें ये साधारण ब्याज जोड़ना है। तो मूलधन कितना है हमने लिया था 800 रुपये, और उसमें हमें ब्याज की राशि जो है 480 रुपये हम जोड़ देंगे, यानी 1280 रुपये हमें पुनः लौटाने पड़ेंगे। तो ये तो है बिल्कुल सिंपल सवाल, जहाँ पर मूलधन समय और दर बिल्कुल ही साधारण तरीके से दी हुई हो, तो हमें जो फॉर्मूला लगाकर हम इसका सिंपल सा आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से तो शायद ऐसा बिल्कुल सिंपल प्रश्न नहीं आएगा, तो हम थोड़े से अच्छे प्रश्न लेते हैं और उनको करने से पहले एक बार हम जो समय वाले जो है उनको एक बार बदलना हम सीख लेते हैं, ताकि जो भी प्रश्न आएंगे तो हमें उनको सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हम समय को बदलना सीखते हैं। तो समय जो है वैसे वो अगर वर्ष में ही दिया हुआ है तो हमें उसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर महीने में या दिन में दिया हुआ हो तो हमें उसको जरूर चेंज करना पड़ेगा। और वर्ष में भी हो सकता है कि बिल्कुल पूरे पूर्णांक में ना देकर, जैसे अगर हमें समय ये लिखा हुआ है 2 से 1/2 वर्ष, अगर समय कैसा लिखा हुआ है 2 से 1/2 वर्ष, तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, ऐसा तो हम इसका उपयोग नहीं ले सकते। इसको उपयोग हम कैसे लेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितने हो गए 5/2 वर्ष। इस तरह से हम उसका उपयोग लेंगे। अब समस्या ये है कि ये जो वर्ष हमने इस तरह से लिखे हैं उसको हम उपयोग में लेंगे कैसे, जो फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। ठीक है, तो मूलधन जो भी हो मूलधन लिख देंगे हम, दर की जगह दर लिख देंगे, और समय को जो लिखना है, जैसे हमें 5/2 लिखना है, हम यहाँ ऊपर 5/2 इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप 5 को यहाँ लिख दीजिए और 2 को हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं 100 के पास। ठीक है, फिर हम प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं, कहीं भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो समय जो है वो वैसे अगर वर्ष में दिया हुआ तो उसको हम सिंपल बना के उसको आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है अगर वर्ष की जगह अगर समय महीने में लिखा हुआ है, जैसे हमें समय दिया हुआ है 8 माह। ठीक है, तो हम महीने में जो है इसका जो कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि दर हमें हमेशा लगभग वार्षिक में दी हुई होगी, तो ये जो महीने इसको भी हमें किस में बदलना पड़ेगा, वर्ष में। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो हम इसको 12 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा वर्ष बन जाएंगे। कितने होंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कितने बन गए 2/3 वर्ष। ये वर्ष में बदल जाएंगे। इसके अलावा जैसे मान लो केवल महीने की जगह अगर ये लिखा हुआ हो 2 वर्ष 4 माह, अगर समय इस तरह से दिया हुआ है, आधे जो है वो समय अवधि वो तो दी हुई है वर्ष में, और आधा जो समय दिया वो दिया हुआ है महीने में। तो हम क्या करेंगे, जो वर्ष है उसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, उसको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो साथ में जो महीने दिए हुए हैं उसको हम वर्ष में बदल देंगे। कैसे, जैसे हमने यहाँ बदला था, क्या करेंगे 12 का भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये भी क्या बन जाएंगे वर्ष। अब इनको देखिए 2 और साथ में कितना है 1/3, तो अब इनको आप ऐड कर दीजिए, चाहे तो आप लघुत्तम समापन करके ऐड कर सकते हैं, या हम इसको सीधा भी लिख देते 2 से 1/3 आप लिख दीजिए, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो गया 7/3 वर्ष। तो इस तरह से हम समय को बदल सकते हैं जब हमें क्या दिए हुए हो, महीने दिए हुए हो। ठीक है, और तीसरा जो है वो हम तीसरा जो है जब दिन दिए हुए हैं तब उनको हम किस तरह से बदल सकते हैं।
तो दिन जो दिए हुए हैं, जैसे अब दिन आपको हो सकता है प्रश्न में सीधे भी दिया हुआ हो सकता है, जैसे वहां लिख दिया सीधा 73 दिन, सीधा ही लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको अगर वर्ष में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, तो जहां पर जैसे महीने में हमें क्या हिसाब लगा कि एक महीने में, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 से हमने भाग दिया। इसी तरह से दिन को बदलना है तो हम दिन, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, ठीक है। वैसे 366 लीप ईयर में ध्यान रखें, कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिसमें लीप ईयर दिया हुआ होगा स्पेशल, तो वहां आपको 366 की भी गणना करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सामान्य रूप से हम 365 दिन ही मानेंगे, तो 365 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान रखें कि ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें 365 जो है वो 73 से ही डिवाइड होते हैं, तो लगभग आपको संख्या ऐसे ही मिलेगी, नहीं तो उसको फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही उनको लिख सकते हैं। वैसे ये तो 73 से सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मैंने 73 लिखे। तो समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/5 वर्ष, ठीक है। अब इसकी जगह अगर दूसरी संख्या आए तो जो उसको अपन सामान्य जो जितना सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करके ऐसा कैसा हम उपयोग में लेंगे। तो एक तो ये समय जो है दिन के रूप में ऐसे दिया हुआ हो सकता है, सीधे ही हमें दिन दिए हुए हो, या दूसरा जो तरीका है वो हमें समय इस तरह से जरूर मिलेगा। जैसे ये समय लिखा हुआ है कि 15 जनवरी 2020 से 12 मार्च 2020 तक, इस तरह की समय अवधि जरूर दिखाई देगी। तो अब इसमें हमें क्या करना है, तो जनवरी, सबसे पहले तो हम इसमें ये गणना करेंगे कि हमें पास जनवरी में कितना समय है, फरवरी जो है उस महीने में हमारे पास कितने दिन है, और मार्च के कितने दिनों की हमें गणना करनी है, ठीक है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हमारे ब्याज जो है वो कब से शुरू हो रहा है, 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस 15 जनवरी को आप काउंट नहीं करेंगे, एक दिन जो पूरा होगा वो कब होगा, 16 जनवरी को एक दिन पूरा होगा, तो इस 15 को आप साथ में काउंट नहीं करें। यानी अगर हमें जनवरी में दिनों की गणना करनी तो हम कैसे करेंगे, 15 के बाद में आप गिनना शुरू करें, तो 15 के बाद में कितने दिन बचते हैं, 16 दिन, तो 16 दिन तो हो गए जनवरी के। फिर फरवरी, अब फरवरी में बात ये आती है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि लीप ईयर्स है या नहीं है। जैसे 2020 है तो लीप ईयर, तो फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की, अन्यथा हमें कितने दिन लिखने, 28 दिन, ठीक है। अब मार्च है, मार्च में हमें कहां तक गणना करनी है, 12 मार्च तक, यानी कितने दिन हो गए, 12 दिन। अब हम दिनों की प्लस कर देंगे, 6 और 9 कितने, 15, 15 और 2 17, हासिल 1 2 2 4 और 1 5, यानी कुल मिला के कितने दिन हो गए, 57 दिन। तो अब 57 दिन के फिर इनको हम समय जो वर्ष में बदलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बट्टा 365 लिखना पड़ेगा। तो ये जो दिन है, दिन की जगह क्या बन जाएंगे, वर्ष। तो ये जो सामान्य से जो हमें प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जिससे हम समय को बदलेंगे, और उसके बाद में जो फॉर्मूला है उसमें आप यूज करेंगे, तो आपके कहीं भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब बात करें छोटे से, तो एक दर के बारे में देख लें कि दर में हमें कहाँ कहाँ बदलना पड़ेगा। दर जो है वैसे वार्षिक में ही लिखी हुई आएगी, तो हमको कहीं भी अर्धवार्षिक को वार्षिक में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो प्रश्न आते हैं वो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे तो उसमें हमें त्रैमासिक और अर्धवार्षिक की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, दरों को हमें बदलना पड़ेगा। अब इसमें जो प्रश्न आएंगे वो आपके दर जो है वो हो सकती है सीधी नहीं देके, उसकी जगह जैसे उसने ये लिख दी 12 से 1/2%, या तो ऐसा मिल सकता है, या हमें दर ऐसे मिल सकती है जैसे 7.5% दशमलव में, ठीक है। तो इसको हम बदलेंगे क्या, वही पहले इसको साधारण बिंदु बदल दीजिए, 12 दूनी 24, 24 में कितने हो गए, 25/2%, ठीक है। और इसको जो है इसको आप या तो दशमलव में भी यूज कर सकते हैं, और अगर दशमलव हटा के करना चाहें तो नीचे 10 लिख दीजिए और 75/10% लिख देंगे तो भी चलेगा काम। और जब इसका यूज करेंगे तो वही कैसे करेंगे, जैसे मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, जो फॉर्मूला है उसमें हम दर की जगह क्या करेंगे, इसको पैसा का वैसा, जैसा हमने समय को लिखा था 25 और बट्टा 2 हम ऐसे नीचे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ मूलधन आ जाएगा, यहाँ समय आ जाएगा, और ये 100 जो है वो 100 यहाँ पर नीचे इसके पास आ जाएंगे। तो ये जो तरीका रहेगा ये दर को बदलने का रहेगा। अब दशमलव वाला जो प्रश्न है उसमें आप चाहें तो दशमलव के रूप में सीधा ही यूज कर ले, जैसे यहाँ हमने 7.5 लिखना है तो आप सीधा इसको 7.5 लिख दीजिए तो भी चलेगा। और अगर नहीं, आप पॉइंट हटा के अगर नीचे 10 लिखना चाहें तो इस 10 को आप यहाँ लिख दीजिए तो भी आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत ही साधारण बात की है। जब हमें साधारण ब्याज ज्ञात, तो सबसे पहले तो आप अपने अभ्यास या आपकी गाइड में जो भी ये प्रश्न दिए हुए सिंपल प्रश्न दिए उन प्रश्नों का आप सॉल्व कीजिए, अभ्यास कीजिए। इसमें कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि अपना नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा जिसमें हम
प्रश्न अच्छे प्रश्न लेंगे तो उसमें उन प्रश्नों को भी हम शामिल कर देंगे। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। तो आप अधिकतम अभ्यास करें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी के साथ इसे शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम साधारण ब्याज के बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कहीं भी वीडियो आपको मिस नहीं हो।